Welcome viewers. Here I am with my new video on the topic mole concept. So at the end of this video you will be able to understand different terms involved in this mole concept. What are the terms involved in this mole concept? तो मोल कॉन्सेप्ट को जानने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मोल किसको कहते हैं. व्हाट इज मोल? मोल जो है एक नंबर है. नंबर का मतलब 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻23. एक मोल का मतलब ये होता है. इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं. एवोगैड्रो नंबर ये ठीक वैसे ही है जैसे आप कहें कि एक दर्जन, 1 डजन. 1 डजन इज इक्वल टू हाउ मच? कितना नंबर? 12. अगर कोई चीज 12 है क्वांटिटी में तो उसको हम एक टर्म दे सकते हैं जिसको बोलते हैं डजन. हिंदी में दर्जन बोलिए. अगर मैं इस 12 दर्जन को एक नाम दूं तो उसको बोलूंगा ग्रॉस. 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन. यानी कोई चीज 12 को 12 से बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो जो वैल्यू होगी हम उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस. इतना डीप में जाने से अच्छा है एक और बहुत सारे टर्म ऐसे होते हैं जिसको हम नॉन न्यूमेरिकल टर्म बोलते हैं. ठीक है, बहुत सारी क्वांटिटी के लिए यूज होता है. जैसे अगर मैं कहूं आपसे 1 कपल या कपल. कपल का मतलब आप समझ गए, 2. कपल मीन्स 2. ठीक उसी तरीके से अगर मैं कहूं डिकेड. डिकेड का मतलब क्या? 10. अगर कोई क्वांटिटी में 10 है तो उसको डिकेड बोलेंगे. उसी तरीके से मैं अगर कहूं सेंचुरी. सेंचुरी का मतलब होता है 100. ठीक है, आपने क्रिकेट में सुना होगा सेंचुरी. सेंचुरी मीन्स 100. उसी के तरीके से मैं हैट्रिक बोलूं. हैट्रिक. हैट्रिक का मतलब 3. तो ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है. ये शब्दावली जो आई है ये एक नंबर को दर्शाती है, प्रदर्शित करती है या दर्शाती है. 1 मोल. मोल का मतलब है कि इसमें ये क्वांटिटी मौजूद है. अब ये क्वांटिटी पार्टिकल के बारे में बताती है. पार्टिकल वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो एटम हो सकता है, वो मॉलिक्यूल हो सकता है. ठीक है, किसी भी पार्टिकल की वैल्यू अगर 6.023 × 10⁻23 आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एवोगैड्रो नंबर या 1 मोल. ठीक है, अब आते हैं जरा इस मोल से आगे बढ़ के. ये तो क्वांटिटी की बात हो गई. इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि देखिए कि अगर मैं किसी एक एटम के अंदर देखूं, कोई भी एलिमेंट हो, तो एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो न्यूक्लियस होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं. अगर मैं बोर का एटॉमिक मॉडल देख लूं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. ठीक है, ये न्यूक्लियस और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ये बोर के मॉडल के अनुसार. और पूरा मास कहाँ कंसंट्रेट होता है? न्यूक्लियस के अंदर. ये एक्सपेरिमेंट से पता चला, बोर ने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर घूमता रहता है. ठीक है, तो एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एटॉमिक मास आप जानते हैं, एटॉमिक मास इज नथिंग बट द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन. क्यों भाई? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया. क्यों नेग्लेक्ट किया? जब हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया, मास ऑफ प्रोटॉन तो होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम. ठीक है,
और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी ऑलमोस्ट इससे थोड़ा ज्यादा होता है, 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। अगर मैं इसको ग्राम में कर दूं, 10 पावर माइनस 27 kg, सॉरी ग्राम, ठीक है, विच इज मच मोर लोअर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। 1837 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन से कम है, इससे गुना, ठीक है। तो इसलिए हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करके चलते हैं? नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। अब मान लिया कि मेरे पास कोई एलिमेंट है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के अंदर प्रोटॉन कितना होता है भाई? 7, और न्यूट्रॉन कितना होता है? वो भी 7, ठीक है। तो इसका एटॉमिक, एक एटम का मास कितना होगा? 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन के बराबर। और प्रोटॉन का मास आपने लिखा ही था कितना? 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24, और ठीक उसी तरीके से न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 14 इंटू 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24, ठीक है। ये आया, अगर मैं ग्राम में लिखता हूं, एक एटम का मास, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14 U लिखते हैं, या इसको कह लिए एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इज नथिंग बट ये वैल्यू, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। तो एक एटम का मास उस एलिमेंट का कितना होगा? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। लेकिन ये क्वांटिटी बहुत छोटी होती है, ठीक है, इसलिए हमें मोल की जरूरत पड़ी। तो अब हम ये कहें कि एक मोल नाइट्रोजन एटम, एक मोल नाइट्रोजन में का कितना वेट होगा? तो आपको मालूम है, अभी आपने लिखा 14 एटॉमिक मास यूनिट, ये एक एटम का दाम वेट था, एक एटम का। और आपको मालूम है एक मोल में कितने एटम होंगे? उतने पार्टिकल, यानी नंबर, वो उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, 6.023 इन 10 पावर 23, ठीक है। तो अगर मैं इस 14 एटॉमिक मास यूनिट को ले लूं 1.67 इन 10 पावर व्हाट माइनस 24 ग्राम इंटू 6.023 इंटू 10 पावर 23, ठीक है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, इसको अगर ये ले लूं पॉइंट इधर, तो ये ऑलमोस्ट 1 के बराबर आ जाएगा। इनका मल्टीप्लीकेशन 1 और ये 14, तो ये क्या आ गया? 14 ग्राम आ गया। तो यही एक डिफरेंस आपको देखने को मिला। अगर मैं कहूं मास, मैंने अगर 14 U लिखा है या 14 ग्राम लिखा है, 14 U या AMU कह लीजिए बात, 14 U का मतलब ये तो दर्शा रहा है कि एक एटम का मास, और ये क्या दर्शा रहा है? क्या चीज? एक मोल का मास, ठीक है, एक मोल का मास, ठीक। अब आते हैं जरा एक मोल का मास। तो ये तो एटम की हुई बात। अगर मैं कहूं कि कैलकुलेट द
number of moles of oxygen atom in 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी आपने एक एटम के बारे में जाना था और एक मोल के बारे में जाना था, ठीक है। तो यहां देखिए, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट गिवन डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। अब ये क्या चीज होता है ग्राम एटॉमिक मास? अभी मैंने बताया था 1 मोल, एक मोल में जितना एटम होगा और उसका जो मास होगा, उसका मास को हम, यानी 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। जहां भी ग्राम एटॉमिक मास आए या ग्राम मॉलिक्यूलर मास आए, उसका मीन्स क्या? 1 मोल। ठीक है, एक मोल में जितना मास होगा वही ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम। तो अब यहां देखिए पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वेट गिवन है 64 और आपको मालूम है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। ठीक है 60। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 ग्राम। तो 64 ग्राम में कितना मोल होगा? 16 चौके 64। ये क्या हो जाएगा? 4 मोल। कितना मोल हो गया? 4। यानी 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितना मोल है? 4 मोल। ठीक है, अब इसी को अगर मैं यूं कह दूं कि 0.5 मोल of oxygen atom contains how many grams of oxygen? कितना होगा? अगर नंबर ऑफ मोल्स 0.5 दिया हुआ है तो आपको मालूम है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है वेट गिवन वेट डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 0.5, वेट आपसे पूछा है, ठीक है, और ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो ये कितना हो जाएगा वेट? 8 ग्राम। यानी 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का वेट कितना होगा? 8 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब हम दोनों तरीके से 3 चीजों में से 2 चीज दी हुई होगी, एक चीज निकाल ली। ठीक है, तो ये तो वही एटम की बात। अब अगर मॉलिक्यूल दिया हो, ठीक है, तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। Molecular mass is nothing but the sum of all the atomic mass। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसका मास, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो कैल्शियम, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, और कैल्शियम का वेट होता है 40 1 मोलर कैल्शियम का। ठीक है, ये एक एटम, अगर एटम करेंगे तो एमयू लेना पड़ेगा, मोल लेंगे तो ग्राम में आ जाएगा। कार्बन का 12 और इसका 16।
ठीक है, तो मोलिकुलर मास कितना हो गया? 40 प्लस 12, 16 तिया 48, कितना हो गया? 52 प्लस 48 इज इक्वल टू 100। तो यह हुआ 100 ग्राम 1 मोलर कैल्शियम कार्बोनेट का मास। एटॉमिक मास यूनिट अगर एक मॉलिक्यूल का आप लेते, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू व्हाट? 100 AMU। और अगर यही चीज मैं 100 ग्राम में लिखूं तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 100 ग्राम। ठीक है, उसी तरीके से और मॉलिक्यूलर मास आप निकालना चाहें, ये सबसे बेसिक से बता रहा हूं। ठीक है, मान लिया H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का 1 होता है, कितना है? 2 एटम है। सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 4। ठीक है, तो 2 इंटू 1 2, सल्फर का होता है 32, 4 इंटू 16, तो ये कितना हो जाएगा? 32 प्लस 16 चौको 64। ठीक है, ये कितना हो गया? 98 एटॉमिक मास यूनिट। अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98 एटॉमिक मास यूनिट, और अगर 1 मोल ऑफ H2SO4 कहेंगे तो कितना हो जाएगा? 98 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोल कहिए या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहिए, बात एक ही, ये याद रखिएगा। तो अब जरा चलें कि मॉलिक्यूल अगर दिया हो और नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N इज इक्वल टू वेट, गिवन वेट डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है 32 और ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू हाउ मच? 16 इंटू 2, यानी एक एटम ऑक्सीजन का एटम का मास कितना होता है? 16, और 2 है तो मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? मोलर मास 32, तो इसका भी 32, ये कैंसिल आउट 1, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितना मोल हुआ? 1 मोल। ठीक है, ठीक है, उसी तरीके से मैं आपसे कहूं कि 16 ग्राम या 1.5 ग्राम, सॉरी 1.5 moles of oxygen molecule contains how many gram of oxygen molecule? 1.5 मोल में 1.5 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना वेट होगा? तो आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। N is equal to weight by ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो आपको मोल दिया हुआ है 1.5, वेट आपको निकालना है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन का मास आपको पता है कितना? 32।
ठीक है, तो क्या आ जाएगा वेट, 32 इंटू 1.5, कितना हो गया, बत्तीस और 16, 48, ठीक है, 48 ग्राम हो गया 1.5 मोल ऑक्सीजन का मास। ठीक है, देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर मैं कहूं, एक कॉन्सेप्ट आता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस अंडर STP कंटेन 22.4 लीटर। दुनिया की कोई गैस हो, ठीक है, अगर वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे है तो वो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। अब ये STP क्या है, STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये इसकी वैल्यू कितनी होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 केल्विन होना चाहिए टेम्परेचर। प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 mmHg। ये भी प्रेशर अगर दिया हो, अगर mm में दिया हो, ये भी STP हो, तो टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए और प्रेशर फिक्स होना चाहिए, ठीक है। और उस कंडीशन में कोई भी गैस हो वो कितना कंटेन करेगी, 22.4 लीटर। ये इस यूनिट को कई बार हम डेसीमीटर क्यूब में भी देखने को मिलता है। तो अगर मैं कहूं 1 मोल इज इक्वल टू कंटेन हाउ मेनी डेसीमीटर क्यूब, 22.4 लीटर। इसको सम टाइम ऐसे भी लिखते हैं 22,400, आधार से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये ml में आ जाएगा, ठीक है। तो इतने ml कंटेन करता है कोई भी गैस 1 मोल में। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर क्यूब, और यहां डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। डेसीमीटर क्यूब इज इक्विवेलेंट टू लीटर, 1 लीटर, एंड सेंटीमीटर क्यूब इज इक्विवेलेंट टू 1 ml, ठीक है। और ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन नहीं है तो ये 22.4 लीटर नहीं होगा। तो ये फैक्ट्स आपको मालूम होने चाहिए। तो अगर मैं कहूं at STP how many volumes of nitrogen gas occupy, it will occupy 22.4 लीटर, ठीक है। यानी at STP 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर याद रखते हैं, तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, कैलकुलेट द वॉल्यूम occupied by ozone, the volume occupied by 2 moles of ozone at STP, ठीक है, at STP कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 2 मोल ओजोन का STP, ठीक है। तो आपको मालूम है
1 मोल 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, तो 2 मोल कितना करेगा? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ जाएगा कितना? 22.4 इंटू 2 इज इक्वल टू 44.8 लीटर। ठीक है, तो 44.8 लीटर 2 मोल ऑक्यूपाई करेगा। तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा? इसका भी फॉर्मूला आसान है, N इज इक्वल टू यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 लीटर एट ST। ठीक है, तो अगर मैं एक क्वेश्चन दूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स occupied by 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, कि 11.2 लीटर नाइट्रोजन कितना मोल ऑक्यूपाई करेगा? ठीक है, तो पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 3 में से 2 चीजें दी हुई हैं, एक निकल जाएगी, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम दिया हुआ 11.2 और 22 होगा, ये कितना हो गया? 0.5, 0.5 मोल। तो ये आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो अब अगर मैं आपसे कहूं इंटर कन्वर्जन करने को कहूं, ठीक है, जैसे मैं कहूं हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन molecule will be present in 11.2 liter of nitrogen gas at STP। अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 11.2 लीटर, ठीक है, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और आपसे पूछा है कि वेट ऑफ N2 मॉलिक्यूल, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट द B बाई 22.4 लीटर। तो क्या हो गया? 11.2 बाई 22.4, ये 0.5 मोल। अब आपको दूसरा फॉर्मूला मालूम है, नंबर ऑफ मोल वेट के रेस्पेक्ट में, वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स आ गया, वेट आपको निकालना है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपको मालूम है कि कितना होता है? 28। ठीक है, नाइट्रोजन का बताया था मैंने, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन 28 ग्राम। तो वेट कितना आ गया? वेट आ गया 14 ग्राम। ठीक है, 14 ग्राम आपको इसमें होगा 11.2 लीटर। तो ये इंटर कन्वर्जन जो है कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको लाना है मोल में। ठीक है, सबसे पहले आपको लाना है मोल में। जैसे मैं एक बीच रास्ते पे आइए, इसको कहते हैं वाई ट्रांजिशन। ठीक है, अगर मैं कहूं यहां आपको एटम में दिया है यानी वेट, और यहां मॉलिक्यूलर वेट, और यहां वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर वेट आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो इधर से इधर चलेंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना है तो क्या कर देंगे? डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास।
ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास। और अगर आपको वेट गिवन है, ठीक है, ये वेट एटम, ये वेट मॉलिक्यूल, ठीक है, तो अगर आपको n निकालना था तो हमने क्या किया, डिवाइड किया। अगर वेट निकालना है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, ग्राम एटॉमिक मास को, ठीक है। उसी तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको क्या निकालना है, वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल निकालना है, और डिवाइड कर देंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास से अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है। उसी तरीके से आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से, और n निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर। सॉरी, हाँ, इधर से इधर चलना था ना, वॉल्यूम निकालना था तो वॉल्यूम निकालने n इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर। वॉल्यूम निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर से, और अगर आपको n निकालना है तो डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर, ठीक है। तो इंटर कन्वर्जन किया जा सकता है। जैसे अब देखिए एक और एग्जांपल, मैं कहूं कैल्शियम कार्बोनेट में कैलकुलेट द फॉलोइंग इन कैल्शियम कार्बोनेट। पहला, 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितना मोल, कैलकुलेट द फॉलोइंग, यानी 50 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द फॉलोइंग इन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम निकालना है। तीसरा, वेट ऑफ कार्बन निकालना है, ठीक है। चौथा, वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, ऑक्सीजन एटम, ठीक है। चलिए सबसे पहले करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू वेट 50 दिया हुआ है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 100, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 0.5, ठीक है। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितना मोल हुआ, आधा मोल, 0.5, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम, आपको मालूम है कि कैल्शियम कार्बोनेट में 1 मोल कैल्शियम है, 1 मोल कार्बन है, और 3 मोल ऑक्सीजन एटम है। ये सब एटम की बात हो रही है। 1 मोल एटम कैल्शियम है, 1 मोल एटम कार्बन है, और 3 मोल ऑफ एटम ऑक्सीजन है।
तो आपको पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में 1 मोल कैल्शियम होता है, दिख रहा है आपको। तो 50 ग्राम यानी 0.5 मोल में कितना कैल्शियम होगा, तो ये भी 0.5 मोल होगा। ठीक है। वेट ऑफ कार्बन आपको दिख रहा है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में 1 मोल कार्बन है, और 1 मोल कार्बन एटम का वेट कितना होता है 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 ग्राम। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ आपको वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम बताना है। तो आपने अभी कहा कि इसमें 3 मोल, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल जनरेट 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, 3 मोल्स। और 1 मोल ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16। ठीक है, तो 16 यहाँ 48 ग्राम। तो मैं समझता हूं कि मोल कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर खत्म करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट